तो आज करेंगे इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये यूनिक घटना थी कहां पे? यूनिवर्स की। यूनिवर्स में सबसे बड़ी घटना थी जीवन की उत्पत्ति। और यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा है कि हमारी धरती केवल एक बिंदु मात्र है। ये लिखा हुआ है, अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक। यूनिवर्स इज सो वास्ट। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी है। कितना पुराना है? 20 अरब साल पुराना। यूनिवर्स कितना पुराना है? 20 बिलियन ईयर एगो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू 10 की पावर 10। 2 इंटू 10 की पावर 9 बिलियन को बोलते हैं। 10 की पावर 10 20 आ जाएगा। 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। और ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज है इसमें। और गैलेक्सीज किसकी बनी होती हैं? गैलेक्सीज बनी होती हैं स्टार की प्लस क्लाउड की। क्लाउड ऑफ किसकी? गैस और प्लस डस्ट। तो यानी क्या होता है? गैलेक्सी बराबर क्या? स्टार प्लस क्लाउड ऑफ गैस प्लस डस्ट। और इन्होंने बोला अगर यूनिवर्स का साइज देखे तो अर्थ केवल, बार बार बोल रहा है, स्पेक के समान है। बिग बैंग हाइपोथेसिस, ये बिग बैंग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। बिग बैंग हाइपोथेसिस किसको एक्सप्लेन करती है? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। और ये मानती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कितना बड़ा? जिसको इमेजिनेट नहीं किया जा सकता, यानी अनइमेजिनेबल। वो भी कैसे? फिजिकल शब्दों में, यानी भौतिक शब्दों में उनको बयान नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स तब से फैल रहा है। यूनिवर्स लगातार फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है? और टेम्परेचर गिरा। जब आपको पता है कहीं विस्फोट होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर जब विस्फोट हो चुका होगा तो चीजें फैल चुकी होंगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। उस समय कौन सी गैस थी यूनिवर्स पर? यूनिवर्स में थी हाइड्रोजन और हीलियम। ये बाद में बनी, उस समय विस्फोट के बाद बनी ना। विस्फोट के समय तो थी नहीं, तो विस्फोट के बाद बनी। ये जो गैस थी ये कंडेंस हो गई किसमें? ग्रेविटेशन के उसमें। यानी ये गैस जो थी ये कंडेंस हो गई ग्रेविटेशन की वजह से, और फिर गैलेक्सीज बन गई जो आज की डेट की गैलेक्सीज है। यानी आज की डेट की गैलेक्सीज का कारण क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नहीं होता तो प्रेजेंट डे की गैलेक्सी नहीं बन पाती। सोलर सिस्टम, मिल्की वेज गैलेक्सी, मतलब बोल रहे हैं मिल्की वेज मतलब आकाश गंगा। हमारी जो गैलेक्सी जहां हम रह रहे हैं वो आकाश गंगा है, और हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है, यानी हमारा अपना एक सन है। ऐसे बहुत सारी आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज है, उनका अपना अपना सन है। आपको लगता होगा एक ही सूरज है, नहीं, बहुत सारे सूरज है, लेकिन हम अपनी गैलेक्सीज के सूरज को देख पाते हैं, बाकी को नहीं देख पाते। It was supposed to have been about 4.5 billion year back. बोलते हैं कि जो धरती है वो लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। धरती कितनी पुरानी है? 4.5 अरब साल पुरानी। लिखा है ना, अर्थ was supposed to be has been formed 4.5 billion year ago। और अर्थ पर पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। यहां देखो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, लेकिन यहां पर पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वैक्यूम था। और बाद में वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये मॉल्टेन मास के रूप में इसने सरफेस को कवर कर लिया, यानी मिट्टी के सरफेस को कवर कर लिया। मिट्टी के सरफेस पे आ गया वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और ये काफी बार पूछा गया है। अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती थी क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी, और पानी को तोड़ दिया। पानी टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हल्की गैस है ऊपर चली गई, ऑक्सीजन भारी थी वहीं रुक गई। ठीक है ना, लिखा हुआ है हाइड्रोजन लाइटर थी इसलिए स्केप कर गई, ऊपर चली गई। अब ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन जो थी वो दूसरे गैस, दूसरे चीजों के साथ मिल गई और रिएक्शन करके अमोनिया और मीथेन बना लिए। अमोनिया मीथेन को बदल दिया उसने वाटर, CO2 और अदर प्रोडक्ट्स में। यानी अमोनिया और मीथेन तो पहले से ही था, ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ? CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा और अदर चीजें, यानी कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन बन चुकी थी तो कौन सी गैस बन गई? सॉरी, कौन सी लेयर बन गई? ओजोन। क्या वो आपने पढ़ा होगा 3 मॉलिक्यूल O2 का, और इंटर कन्वर्टेबल का सिंबल लगाते हो, इस पे लिखते हो यूवी रेज और लिखते हो 2 मॉलिक्यूल O3 का बन गया, यही तो रिएक्शन है। फिर बताया गया वाटर वेपर, जब जब धरती ठंडी हुई तो पानी भाप बन के उड़ा। जब पानी भाप बन के उड़ा तो बरसात के रूप में वापस आया, और जब बरसात के रूप में वापस आया तो जो गड्ढे थे वो भर गए और आज वही समुद्र के रूप ले चुके हैं। यानी जो कभी कल के गड्ढे थे वो आज के किसका रूप ले चुके हैं? समुद्र का। अच्छा, लाइफ बनी अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद। अर्थ के बनने के कितने समय बाद? 500 मिलियन ईयर के बाद, ये लिखा हुआ, यानी आज से 4 अरब साल पहले।
देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइफ अपीयर हुई 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी जब हमारा अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले, लाइफ बनी 0.5 बिलियन ईयर एगो, तो अगर इससे इसको माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 बिलियन ईयर एगो पहले लाइफ बनी। ठीक है, इन्होंने मिलियन में लिखा है, मैंने बिलियन में बता दिया, 0.5 बिलियन बोल सकते हैं। कह रहा लाइफ कहां से आई है, क्या लाइफ अंतरिक्ष से आई है, क्या लाइफ बाहरी स्पेस से आई है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ बाहर से आई है। और अर्ली ग्रीक थिंकर, यानी जो ग्रीक थिंकर थे, यानी ग्रीक के जो लोग थे, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि लाइफ आई है स्पोर के रूप में। ठीक है, और वो लाइफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट से हमारे अर्थ पर आ गई है, यानी कि वो डिफरेंट प्लेनेट्स पे हो सकती है और हमारे अर्थ पे ही आई है। यही साइंटिस्ट को खोजने पर मजबूर करता है कि क्यों नासा, क्यों स्पेस अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों पे, क्यों मंगल ग्रह पे अभी पहुंच पाए, अभी अपनी आकाशगंगा में हम लोग, अभी हो सकता है दूसरों की आकाशगंगा पे लाइफ हो, है ना, वहां पे लाइफ होगी, तो उन्हीं को तो हम बुलाते एलियन, उन्हीं को बुलाते एलियन। हो सकता है उनकी सिविलाइजेशन हमसे पुरानी हो, और हो सकता है कि उनकी सिविलाइजेशन हमारे बराबर हो, या हो सकता है उनकी सिविलाइजेशन हमारे से नहीं हो, तो हम उनसे टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बहुत सारे कुछ प्रूफ्स मिले भी हैं, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने कुछ रिवील नहीं किया। पैनस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया, पैनस्पर्मिया एक फेवरेट आइडिया है कुछ एस्ट्रोनॉम्स का। देखो लिखा है पैनस्पर्मिया इज स्टिल, यानी आज भी इसको मानते हैं साइंटिस्ट, अंतरिक्ष यात्री मानते हैं, तभी तो जा रहे हैं वहां पे, तभी तो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री जा रही है। अपना भारत में इसरो बनाया गया है, इसीलिए इसी काम के लिए तो बनाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों पे जाके लाइफ की तलाश करना। लिखा है लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि लाइफ सड़ी गली चीजों से बनी है, लाइफ सड़ी गली चीजों से बनी है, जैसे भूसे से, जैसे कीचड़ में कीचड़ से, ठीक है ना, एसेट्रा, और भी जगह से। इस थ्योरी का नाम दिया गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब अपने आप लाइफ पनप गई, कहां पे, कीचड़ से। कहते हैं कीचड़ में जीव जंतु पनप जाते हैं, कीचड़ में तो इसलिए पनप जाते हैं क्योंकि वहां उनके एग्स होते हैं या उनके स्पोर्स होते हैं, इसलिए पनप जाते हैं। भूसे में भी लाइफ इसलिए पनप जाती है, आप आटा रख दो बंद करके, उसमें लाइफ पनप जाती है, आप चीनी रख दो बिल्कुल सील करके, उसमें लाइफ पनप जाती है। देखो चीनी का डब्बा हमेशा बंद रहता है, फिर कहां से आ जाती चींटियां यहाँ उसमें कुछ, जबकि आप खोलते हो तब तो जाते हुए नहीं दिखती, क्योंकि उसमें एग्स होते हैं उसके, वो एग्स से ही लाइफ बन जाती है। कह रहा लुई पास्चर ने बताया, एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब करके बताया, क्या बताया, कि बिना लाइफ के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये थ्योरी गलत साबित हो गई। कौन सी थ्योरी गलत साबित हो गई? इन्होंने कहा था बिना लाइफ के लाइफ बन जाती है, ये कहता है नहीं, बिना लाइफ के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया, प्री स्टरलाइज का मतलब उसको खौला लिया, फ्लास्क को, पानी को फ्लास्क में खौला लिया, ताकि कोई कीटाणु हो तो मर जाए, कोई माइक्रोब्स हो तो मर जाए। अब उन्होंने देखा कि उसमें जो किल्ड ईस्ट डाल दिया, किल्ड ईस्ट डालने पर भी उसमें लाइफ नजर नहीं आई, जबकि जो फ्लास्क ओपन था, जो हवा के संपर्क में था, वहां पे नए जीव जंतु बन गए और किल्ड ईस्ट में बन गए। इससे साबित होता है कि बिना लाइफ के लाइफ पॉसिबल नहीं है। और मैंने अभी कुछ देर बोला था, कुछ देर पहले, कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को इन्होंने ही खारिज किया। तो ये देखो लिखा हुआ है डिसमिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लिखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस वंस फॉर ऑल, यानी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया इन्होंने। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि पहली बार लाइफ कैसे बनी थी। इस बात को सुलझाया ओपेरिन फ्रॉम द रसिया एंड द हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, और उन्होंने बताया कि लाइफ पहली बार आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब बिना लाइफ के ही लाइफ बनी है। पहली बार जो लाइफ बनी है वो किससे बनी है? वो बनी है नॉन लिविंग चीजों से, जैसे आरएनए और प्रोटीन से। वायरस किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। और बोला गया एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। बोलते हैं कि जो लाइफ बन रही है, इसको बोला गया केमिकल इवोल्यूशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थों का बनना, ये केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। और बोला गया उस समय ऐसी परिस्थितियां थी पृथ्वी पे, जैसे बहुत ज्यादा तापमान, और क्या, वोल्केनिक स्टॉर्म, यानी कि हमेशा ज्वालामुखी फटते थे, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, ठीक है, और अमोनिया थी और मीथेन था, ये सारी चीजें थी। 1953 में स्टैनले मिलर, एसएल मिलर का पूरा नाम है स्टैनले मिलर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, उन्होंने सेम सिचुएशन ले ली,
यानी हाई टेम्परेचर ले लिया और भी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ले लिया, सेम गैसेस को प्रयोग किया और उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बता दिया सेम टू सेम कि केमिकल बन रहा है। इससे लोगों को बिलीव हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये ले लिया फ्लास्क जिसमें बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग इसलिए किया क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर हाई था तो पानी खौल रहा होगा, करीब 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर जो खौलाया था। अच्छा उस समय एटमॉस्फेयर था ही नहीं तो वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उस समय एटमॉस्फेयर नहीं था तो वैक्यूम पंप लगा के वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और क्या लिया, और उन्होंने एक फ्लास्क ले लिया और उस फ्लास्क को बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और निगेटिव वाला, और उसमें ये 4 चीजें भर दी, मीथेन अमोनिया वाटर और हाइड्रोजन, जो कि उस समय था। अब इन्होंने यहां पर वोल्टेज को जनरेट कराया जिससे अंदर चिंगारी पैदा हुई। चिंगारी पैदा हुई तो ये सारे आपस में रिएक्ट कर गए। जब रिएक्ट कर गए तो यहाँ पे देखो उस समय बारिश होती थी तो इन्होंने कंडेंसर का प्रयोग किया ताकि ये जो भी लिक्विड बना है वो जो भी गैस बनी है वो लिक्विफाइड हो जाए। अब जब लिक्विफाइड हो गई तो इसको ट्रैप कर लिया, यानी वाटर ड्रॉपलेट यहाँ से जो आ रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो रहा था, यानी लिक्विड वाटर इन ट्रैप। और जब उस पानी को चेक किया तो उस पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। इससे पता चलता है कि जो पहली बार जो लाइफ बनी है वो इन्हीं केमिकल से बनी है, इन्हीं केमिकल से बनी है। ये काफी बार पूछा गया है। देखो इन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग ये 4 चीजें, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर, और टेम्परेचर लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस का लिया था। उन्होंने क्या बना के दिखाया, अमीनो एसिड्स बना के दिखा दिया। इससे लोगों को प्रूफ हुआ। इसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसमें शुगर बना के दिखाई गई, नाइट्रोजनस बेस बना के दिखा दिया गया, पिगमेंट यानी क्लोरोफिल बना के दिया गया, फैट बना के दिखा दिया गया। और जो उल्का पिंड आते हैं यानी मेटियोराइट्स, यानी कि जो उल्का पिंड आते हैं मेटियोराइट्स, उस पे सेम तरह के कंपाउंड्स पाए गए। इससे इंडिकेट होता है कि ऐसी ही प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रही है स्पेस में। देखो क्यों साइंटिस्ट पागल थोड़ो ना है जो अपना अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं पर एनम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे यहाँ पे ऐसे केमिकल हैं और जो उल्का पिंड दूसरे ग्रहों से गिरे हैं पृथ्वी पे उन पे भी सेम केमिकल है, तो कहीं ना कहीं ऐसी रिएक्शन या तो होने वाली है या तो हो चुकी है। भाई अगर सेम प्रूफ है, अगर कहीं से किसी उल्का पिंड में अगर गोल्ड नजर आए तो हमको क्या लगेगा कि उस उल्का पिंड पे गोल्ड की खान है और हम उस तक पहुंच सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही क्या है, यहां पर जो केमिकल है पृथ्वी पर वैसे ही केमिकल वहां पे पाए गए किसी और स्पेस के टुकड़ों में, तो इससे पुष्टि होती है कि लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसी प्रोसेस चल रही है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है। हमारे पास लिमिटेड एविडेंस का मतलब है हम अपनी ही मिल्की वेज में नहीं घूम पाए, हम अपनी गैलेक्सी में कंप्लीट अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो दूसरों के उसमें कैसे जा पाएंगे। अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम दूसरे मिल्की वेज में चले जाएं। तो दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। बोलते मानो या ना मानो ये केमिकल इवोल्यूशन सही है, ठीक है। वी हैव नो आइडिया, हमको ये आइडिया नहीं है कि पहली बार अपने आप डिवाइड होने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे बना, मतलब ऐसी लाइफ जो अपने आप डिवाइड हो रही थी कैसे बनी, हमको कोई आइडिया नहीं, एविडेंस ही नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि पहली बार कौन बना, नॉन सेलुलर के सेलुलर, और कब बना था, 3 अरब साल पहले, आज से 3 अरब साल पहले। अच्छा फिर इन्होंने बोला दे हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल। बोलते ये जो बना था नॉन सेलुलर फॉर्म किसको बोल रहे हैं, वायरस को। वायरस के पास क्या रहा होगा, बाहर की तरफ कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए का बना होता है, और ज्यादातर वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन कम और उनका म्यूटेशन रेट ज्यादा। और कह रहा है हो सकता है कुछ में पॉलीसेक्राइड भी रहा हो, एसेट्रा, मतलब हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं इसलिए एसेट्रा लिख दिया है।
ये कैप्सूल अपने आप रिप्रोड्यूस कर लेते थे और जो भी मॉलिक्यूल इनके अंदर होता था वो भी अपने आप को डबल कर लेता था। पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ऑरिजिनेटेड 2000 बिलियन ईयर अगो। मतलब बोल रहे हैं जो पहली बार सेलुलर फॉर्म बना था वो सन मतलब वो आज 2 अरब साल पहले बना। 2 अरब का मतलब हो गया 2000 मिलियन साल पहले बना, और वो सिंगल सेल रहा होगा। कंफर्म है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बैक्टीरिया कितने सेल वाला होता है? सिंगल सेल। जितने लाइफ फॉर्म थे सब कहां बने थे? सब पानी में बने थे। पहली बार जो लाइफ बनी कहां बनी? और अब ये आ गया बायोजेनेसिस। पहले बोल रहा था केमिकल इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर का बनना क्या कहलाता है? केमिकल इवोल्यूशन। और अब कह रहा है कि बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो लाइफ जो बन गई है अब उससे लाइफ की कॉम्प्लिकेसी होना। लिखा है कि इवोल्यूशन के थ्रू नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से जो लाइफ बनी उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट होगा वही कहलाता है बायोजेनेसिस। वंस फॉर्म्ड, अगर एक बार लाइफ बन गई, मान लो पहली बार सेलुलर फॉर्म बन गया, तो उससे वो इवॉल्व हो गया और उससे कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी यानी आज की डेट पे दिख रही है जो 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी आज की डेट पे जो खोजी जा चुकी है वो हमें दिख रही है। अब क्या बोला? इवोल्यूशन को एक थ्योरी की तरह समझे। कह रहे पुराने लिटरेचर्स ये बताते हैं, पुराने धार्मिक लिटरेचर ये बताते हैं कि एक थ्योरी दी गई थी, उसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और ये फादर सॉरेज ने दी थी। ये नाम नहीं पूछा जाएगा, बताया, जो कि क्रिश्चियन थे। दिस थ्योरी वाज हैज 3 कॉनोटेशन। इसमें 3 कंट्राडिक्टरी बातें थी, 3 विरोधाभास बातें थी। पहली बात क्या कहा गया था? जितने जीव आज की डेट पे पृथ्वी पर हैं, चाहे वो स्पीसीज की बात करें या उसके टाइप की बात करें, जो हमें दिख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे बने थे। क्या लगता है आपको? हम लोग ऐसे के ऐसे बने थे? नहीं, आज की डेट पे प्रूव हो चुका है कि हम सिंपल बने थे, लेकिन आज की डेट पे हम कैसे हो गए? कॉम्प्लिकेटेड। दूसरी बात यह है कि डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर। मतलब जब पृथ्वी बनी थी तब भी हमारी डाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 बिलियन थी, आज और प्रेजेंट में भी इतनी है और फ्यूचर में भी उतनी रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि हमेशा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसलिए इकोसिस्टम, आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा है बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम और ये सब, उसमें देखा है बायोडायवर्सिटी लॉस होती जा रही है, तो कैसे सेम रहेगी फ्यूचर में? तीसरी और आखिरी बात, अर्थ केवल 4000 साल पुराना है। लिखा है जितने आइडिया थे सबको स्ट्रांगली चैलेंज कर दिया गया। कब चैलेंज किया गया? 19वीं शताब्दी में। और इन्होंने एक डार्विन व्यक्ति को चुना गया, चार्ल्स डार्विन को चुना गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। उनको एक शिप दी गई, शिप का नाम था HMS बीगल, और उन्हें बोला गया जाओ वर्ल्ड सर्वे करो और पता लगा के आओ। तो जब वो गए तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, उसमें कुछ समानता है और कुछ असमानता है। मतलब जो भी हम लोग हैं आज पृथ्वी पे, और अगर हमारे पूर्वजों के जीवाश्म को देखें, फॉसिल को देखें, तो कुछ समानताएं नजर आएंगी, कुछ असमानताएं। समानताएं इसलिए नजर आएंगी, इनसे पता चलेगा कि हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। असमानताएं इसलिए नजर आएंगी, पता चलेगा नए कैरेक्टर सामने आए। तो ये 2 चीजें हमेशा सामने आई। अब देखिए क्या लिखा है, बहुत सारे सालों के बाद ऐसा हुआ था, यानी मिलियंस ऑफ ईयर लग गए इस चीज को, और यानी इवोल्यूशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उन्होंने बोला मैनी सच फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। बोलते हैं आज की डेट पे बहुत सारे विलुप्त हो गए, मतलब आज की डेट पे नहीं पाए जा रहे, मतलब कहां चले गए? विलुप्त हो गए। देयर हैज बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर गॉन जस्ट एज न्यू फॉर्म लाइफ। बोलते हैं जैसे जैसे समय बीतता है नए नए लाइफ फॉर्म बनते जाते हैं। डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के डिफरेंट पीरियड अभी बताएंगे। एरा याद है ना, इपॉक और पीरियड, इन डिफरेंट एरा में बनेंगे, डिफरेंट इपॉक में बनेंगे, डिफरेंट पीरियड में बनेंगे, ठीक है ना। नए नए फॉर्म बनेंगे, पुराने पुराने फॉर्म विलुप्त हो जाएंगे। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन। बोलते इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल का मतलब स्टेप बाय स्टेप और स्लो स्लो, स्टेप बाय स्टेप और स्लो स्लो, मतलब आगे बढ़ रही है चीजें लेकिन धीरे धीरे हो रही हैं, स्लो स्लो हो रहा है। हम लोगों को आज ऐसा बनने में हम लोगों को 4 अरब साल लग गए। 4 अरब साल बाद हम ऐसे बने। हमारी लाइफ स्पैन 70 साल की एवरेज है, और 70 साल में हम ऐसे नहीं बन पाए, ऐसे 700 साल में नहीं बन पाए।
ऐसे हमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गया या बिलियंस ऑफ ईयर लग गया। सोचिए कितनी स्लो प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप होती है। अब क्या बोला गया, हर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन छुपा रहता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ये उस पॉपुलेशन को उसके लायक बनाता है ताकि वो उस हैबिटेट में, उस नेचुरल कंडीशन में सरवाइव कर सके। मतलब अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम अपने हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप बताओ, बर्ड में वेरिएशन आया, वो उड़ने लगे। हम लोग में वेरिएशन नहीं आया, हम लोग लैंड पे रह गए, है ना। ऐसे ही डायनासोर में वेरिएशन आया, लंबे हो, बड़े हो गए, बॉडी साइज बड़ा है, ठीक है ना। पानी वाले जीवों में वेरिएशन आया, गिल्स डेवलप हुआ, पानी के लिए अडेप्ट कर गए। तो बैट में देखो, बैट में हम लोग की ग्रुप को बिलोंग करता है, मैमल ही है, लेकिन उनमें वेरिएशन आया, वो उड़ने लगा। तो वेरिएशन हमेशा क्या करता है, इनेबल करता है क्या, सर्वाइवल। कहां पे, बेहतर तरीके से, कहां पे, अपने हैबिटेट में रहने के लिए, क्लाइमेट के लिए, फूड फिजिकल फैक्टर्स एसेट्रा। और जब यहाँ पे बेहतर तरीके से नेचुरल कंडीशंस में रहेंगे तो आउटब्रीड करेंगे। जब आउटब्रीड करेंगे तो हमारे जो हमसे कम एडवांस हैं वो गायब होंगे और हम पनप जाएंगे, हम उस नेचुरल कंडीशन में पनप जाएंगे। दूसरे शब्दों में ये बोला गया, जो फिट होगा इंडिविजुअल, बस वही सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएगा। क्या बोला गया, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन। मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाएगा, जो फिट होगा वही इंडिविजुअल सरवाइव करेगा, दूसरा सरवाइव नहीं करेगा। इन्होंने बोला फिटनेस का क्या मतलब है। फिटनेस का मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग है कि केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस, फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस नहीं, बायोलॉजिकल फिटनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फिटनेस। और इसको आर लेटर से इंडिकेट करते हैं, याद करो। आर लेटर बराबर आर बराबर क्या, बर्थ माइनस डेथ। हेंस जो बेहतर फिट होगा अपने एनवायरनमेंट में, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता रखेगा। किसकी तुलना से, अपने से कम वालों की तुलना से। इसलिए लिखा हुआ देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस सेलेक्टेड बाय नेचर। मतलब जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे अपने हैबिटेट में, यानी समझ लो वो सरवाइव कर रहे हैं, यानी वो उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब जो ज्यादा नेचुरल कंडीशंस में सरवाइव करेगा, ठीक है, वो सिलेक्ट हो गया नेचर से। इन्होंने इसको एक नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने बोला कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। बताओ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, वो है मैकेनिज्म इवोल्यूशन का। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन यहां से। एक और साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेलेस भी नेचुरलिस्ट थे। ये अपने चार्ल्स डार्विन भी नेचुरलिस्ट थे, नेचर की स्टडी करते थे, ये भी नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने मलय आर्चिपेलागो में काम किया। जब मलय आर्चिपेलागो में काम किया तो कंक्लूजन निकाला सेम टाइम पे कि इन्होंने भी सेम चीज बताई। इन्होंने भी क्या बताया, सेम चीज बताया इन्होंने। तो इन्होंने भी क्या बताया, सेम चीज बताया। लिखा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल। बोलते समय के अनुसार नए नए जीव जंतु बनते हैं, पुराने गायब होते हैं। जितने भी लाइफ फॉर्म है उसमें कुछ समानता है, और समानता क्या शेयर कर रही है, एंसेस्टर की वजह से। समानता किसकी वजह से है, कि उन्हीं से हम लोग बने हैं। और लिखा है ये एंसेस्टर कभी प्रेजेंट थे डिफरेंट पीरियड में, हमारी अर्थ के डिफरेंट पीरियड में, इपॉक में, ठीक है, पीरियड्स में या एरा में। इसका मतलब जो हमारे लैंड की हिस्ट्री है, हमारा लैंड अर्थ, हमारे लैंड की जो हिस्ट्री है वो क्लोजली को रिलेटेड है किसके साथ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। मतलब जैसे जैसे जमीन में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे हमारी लाइफ में भी परिवर्तन हुआ। आप बताइए, जैसे जैसे समय बीता जीव जंतु मरे होंगे तो फॉसिलाइज हो गए तो फिर क्या हुआ, आज की डेट पे अभी हम अगले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हमारे वो बन जाएंगे फॉसिल्स। तो जब हम लोग भी दब जाएंगे आज की पीरियड्स में, तो हमारे रॉक्स को चेक करके ये बता दिया जाएगा कि इतने वर्ष पहले ये इंसान एग्जिस्ट किया करते थे। हम हमारे पहले के सारे इंसानों को जानते हैं। हमारे जस्ट पहले वाला इंसान कौन सा था, क्रो-मैग्नन, उसके पहले वाला निएंडरथल, उसके पहले वाला होमो इरेक्टस, उसके पहले वाला होमो हैबिलिस, उसके पहले वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सोचो हमें कैसे पता इतना, जबकि हम लोग तो थे ही नहीं उतना समय पहले।
कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन, मतलब दोनों का कॉमन कंक्लूजन क्या निकला, किसका, उसका वेलेस का और डार्विन का, दोनों का ये निकला कि अर्थ इज वेरी ओल्ड, 4000 साल पुराना नहीं है बल्कि अरबों साल पुराना है। दोनों ने यही कंक्लूजन निकाला, ठीक है ना, दोनों का यही कंक्लूजन निकला कि अर्थ इज नॉट 4000 ईयर ओल्ड, इट इज बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। अब एविडेंस आते कहां से है, क्या क्या एविडेंस हमें मिले, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फॉर लाइफ फॉर्म इंडीड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ। बोलते हैं हमें एविडेंस कहां से मिले, पृथ्वी से ही मिले, कह रहा वास्तव में हमें पृथ्वी से ही मिले। और लिखा हुआ है ऐसे बहुत सारे क्वार्टर्स में मिले, क्वार्टर का मतलब हो गया वही एरा को बांटा गया, इपॉक को बांटा गया, पीरियड्स को बांटा गया। फॉसिल किसे बोलते हैं, हार्ड पार्ट्स को, जो हार्ड पार्ट हम लोगों के बचे रहते हैं, हमारे विलुप्त हो जाने के बावजूद भी जो हमारे हार्ड पार्ट बचे रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फॉसिल, जो कि अक्सर चट्टानों में पाए जाते हैं। फॉसिल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सबसे ज्यादा फॉसिल कहां पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब अर्थ क्रस्ट का हम लोग वो क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जैसे मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ये इतना आपने क्रॉस सेक्शन देख लिया, ये अभी हम यहाँ पे, हम लोग जिंदा है, हम यहाँ पे बिल्कुल सरफेस पर, ये हमारे पूर्वज थे, मान लो यहाँ मिला होमो हैबिलिस, यहाँ मिला होमो इरेक्टस, यहाँ फॉसिल मिला निएंडरथल का, यहाँ मिला क्रो-मैग्नन का। अब आप बताओ जो जितनी नीचे मिलेगा वो उतना पुराना होगा, जो जितनी ऊपर मिलेगा वो उतना नया होगा। सबसे पुराना फॉसिल कौन सा है, ये वाला, सबसे नया कौन सा है, ये वाला, और ये फॉसिलाइज्ड अभी हुआ ही नहीं। इन फ्यूचर क्या होगा, ये मरेगा काफी सालों बाद, तब तक नए जीव इससे इवॉल्व होकर यहाँ आ चुके होंगे और हम तब तक चट्टानों में दब चुके होंगे, तो सबसे रिसेंट ये वाला हो जाएगा। मतलब फॉसिल जितनी ऊपर मिलेगा वो उतना रिसेंट होगा, फॉसिल जितनी नीचे मिलेगा वो उतना ओल्ड होगा। और इसी वजह से क्रॉस सेक्शन से हमको सीधे सीधे आइडिया लग जाता है। देखो लिखा है रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट, रॉक्स क्या करता है, सेडिमेंट बना लेता है। और जब क्रॉस सेक्शन करेंगे अर्थ का तो हमको पता चलेगा कि उसका अरेंजमेंट क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे, लिखा है ना, वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बोलते हैं मान लो ये जुरासिक पीरियड में बना, ये ट्राइएसिक पीरियड में बना, ये क्रिटेशियस पीरियड में बना, ये और भी दूसरे पीरियड में बना। बहुत सारे पीरियड के नाम होते हैं, जुरासिक, ट्राइएसिक, क्रिटेशियस। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में हमारी उत्पत्ति पता चल गई। जैसे बताइए डायनासोर किस पीरियड में बना, जुरासिक, इसीलिए मूवी का नाम क्या दिया गया था, जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पीरियड का नाम था, जुरासिक पीरियड का नाम था, ठीक है ना। अर्थ नहीं, डिफरेंट एज के जो रॉक सेडिमेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट फॉसिल्स मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। जो बोल रहा है जितनी आप एज की, जैसे ये दूसरे एज का है, ये दूसरे एज का है, ये दूसरे एज का है, इसमें दूसरा लाइफ पाया जाएगा, इसमें दूसरा लाइफ पाया जाएगा, इसमें दूसरा लाइफ पाया जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है, जब कोई भी मरता है तो बन जाता है पर्टिकुलर सेडिमेंट्स, तो पर्टिकुलर सेडिमेंट्स में वो दब जाता है, और दबने के बाद वो हमें दिखाई पड़ता है फ्यूचर में, जब खुदाई होती है तो हमें दिखाई पड़ जाता है और अब उसका आइडिया ले लेते हैं। बोल रहे सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, बोलते कुछ फॉसिल ऐसे भी मिलते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल हमारे जैसे थे। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, बोलते हैं कि कुछ ऐसे थे जो गायब हो गए, जैसे डायनासोर। डायनासोर जो था हमें कैसे पता चला, हमने उसे कभी देखा नहीं, हमें फॉसिल से पता चला। कहां पर, सेडिमेंट्री लेयर से। कौन सी सेडिमेंट्री लेयर में, जुरासिक की सेडिमेंट्री लेयर में। तभी हम लोग जानते हैं कि इसका जो पीरियड है वो है जुरासिक। स्टडी सोज दैट लाइफ फॉर्म वेरिड, पता ये चल रहा था कि समय के अनुसार लाइफ बदलता रहता है। देखो इस पीरियड में लाइफ दूसरा था, इस पीरियड में इंसान दूसरे थे, इस पीरियड में इंसान दूसरे बने, इस पीरियड में इंसान दूसरे बने, आगे के पीरियड में इंसान दूसरे बन गए। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे समय बदलता है हमारे लाइफ फॉर्म भी बदलते रहते हैं, और ऐसा कुछ पलों में नहीं होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर एगो टाइम लगा इसके लिए। अब इन्होंने क्या बोला, यानी कि देखो कह रहा है कि लाइफ फॉर्म वेरी करता रहता है समय के अनुसार। कुछ लाइफ फॉर्म जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट होते हैं सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन के लिए। ये बात समझ में आई, कह रहा है कुछ लाइफ स्पैन रेस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे डायनासोर केवल जुरासिक में पाया गया, आगे गायब हो गया, तो यानी वो रेस्ट्रिक्ट था कि नहीं था, बाकी ना पहले पाया जा रहा था ना बाद में पाया गया, केवल जुरासिक पीरियड में पाया गया। हेंस
न्यू फॉर्म लाइफ हैव अराइजन डिफरेंट टाइम, नए नए लाइफ के फॉर्म डिफरेंट समय में बनेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, अर्थ की हिस्ट्री में। और इस तरह की स्टडी को पैलिंटोलॉजिकल स्टडी या एविडेंस बोलेंगे। बताइए फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिंटोलॉजी। और इस तरह के प्रूफ को क्या बोलेंगे? पैलिंटोलॉजिकल एविडेंस। कह रहा है क्या आपको याद है कि फॉसिल की एज कैसे निकालते हैं? बिल्कुल कार्बन डेटिंग मेथड से, कार्बन डेटिंग या हाफ लाइफ से, कार्बन डेटिंग या हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ से। कह रहा है डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग? कहता है कुछ रेडियो एक्टिव डेटिंग के नाम पता है? हाँ, जैसे क्रिप्टॉन यूरेनियम मेथड, ठीक है ना, लेड वाला मेथड, ठीक है। उसके अलावा वो ESR सबसे बेस्ट है। ESR का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी पर आधारित नहीं है। अगर रेडियो एक्टिविटी पर आधारित नहीं है तो क्या अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। तो क्या म्यूटेशन का खतरा है? नहीं। यानी जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है ESR की, उसे म्यूटेशन नहीं होगा और एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छी है। ये आ चुका है AIPMT में क्वेश्चन। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। मतलब एम्ब्रियो में कुछ एविडेंस देखते हैं और उसके बाद हमें प्रूफ मिला। तो इन्होंने बोला ये सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हीकेल ने। अर्नेस्ट हीकेल ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि कुछ फीचर्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं और ये कॉमन होते हैं सभी वर्टिब्रेट में, लेकिन एडल्ट्स में एब्सेंट होते हैं। मतलब फिश का एम्ब्रियो लो, एम्फीबियंस का एम्ब्रियो लीजिए, और भी एम्ब्रियो ले लीजिए, उन सब के एम्ब्रियो में जो कुछ फीचर हैं वो कॉमन है। मतलब एम्ब्रियोनिक फीचर्स आर कॉमन इन ऑल द एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऑल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, जो कि एडल्ट्स में नहीं होते। कह रहा है जैसे एग्जांपल के लिए एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, यानी हम सब के एम्ब्रियो में, वर्टिब्रेट का मतलब फार्मा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल और एप्स, इन सब में जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, उन सब में रो पाया जाता था। किसका रो पाया जाता था? आउसेसी गिल स्लिट का। यानी गिल स्लिट जो थी वो काम नहीं कर रही थी। और कहां पाया जाता? जस्ट बिहाइंड द हेड, जस्ट बिहाइंड द हेड। ये केवल और केवल फंक्शनल ऑर्गन था फिश में, बाकी सब में देखो आउसेसी है, मतलब है तो लेकिन काम नहीं कर रहा है। बताइए सभी एम्ब्रियो के वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जा रहा है? वेस्टिजियल गिल स्लिट की फंक्शनल गिल स्लिट? कहां पाया जा रहा है? बिहाइंड द हेड की फ्रंट ऑफ एंड? बिहाइंड द हेड। और ये केवल और केवल फंक्शनल है। किसमें फंक्शनल है? फिश में, केवल फिश में फंक्शनल है। नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, किसी और एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जा रहा है। हाउएवर दिस प्रपोजल was disproved on the careful study performed by कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। ये बोला गया ये जो स्टडी थी ये डिस्प्रूव कर दी गई, यानी इनकी बात को गलत साबित कर दिया। किसने गलत साबित कर दिया? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। पूरा शॉर्ट नेम है वॉन बियर। वॉन बियर ने क्या किया? एम्ब्रियो कभी एडल्ट को कैरेक्टर पास नहीं करता। इन्होंने कहा था ना कि एडल्ट फिश में चला गया, लेकिन इनका कहना था फिश में भी नहीं जाना चाहिए था। कोई भी एम्ब्रियो का कैरेक्टर एडल्ट में पास नहीं होता, कभी नहीं पास होता। एम्ब्रियो का कैरेक्टर एम्ब्रियो तक ही सीमित रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, ओल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। इन्होंने ज्यादा सही बातें बताई होंगी कि उन्होंने ज्यादा सही बातें बताई? इन्होंने क्या बोला? एम्ब्रियो कभी अपना कैरेक्टर एडल्ट को पास नहीं करता। पहले केस में क्या था? एम्ब्रियो में सभी में था, लेकिन फिश में कैसे पहुंच गया जबकि फिश तो एडल्ट थी? तो ये गलत बता रहे थे। मतलब वो गलत बता रहे थे, ये सही बता रहे थे। फिर आगे कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी बोलते हैं सबकी एनाटॉमी की तुलना करेंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, और सबके बाहरी स्ट्रक्चर्स की तुलना करेंगे। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे। अगर सिमिलरिटीज है तो इसका मतलब कि हमारे पूर्वज भी सेम रहे होंगे। जैसे ये देखो, अब लिखा है सिमिलरिटीज से क्या पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कॉमन थे कि नहीं थे, हम उनसे कॉमन फीचर शेयर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे।
कह रहे हैं जैसे व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन की बात करें, ये वाला फिगर, ये कह रहे हैं कि मैन, चीता, व्हेल और बैट की हमने बात की। अब आप देख लो सबके पास ये ह्यूमरस, सबकी एनाटॉमी सेम है ना, ये रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, देख लो नंबर तक सेम है। फिर उसके बाद बोला गया कार्पल, ठीक है ना, कार्पल, फिर देखो कार्पल, कार्पल, फिर उसके बाद कार्पल हो गया, उसके बाद फिर ये मेटाकार्पल, मेटाकार्पल हो जाएगा, फिर उस ये मेटाकार्पल, फिर फेलेंजेस हो जाएगा, ये देखो ये मेटाकार्पल फेलेंजेस, मेटाकार्पल फेलेंजेस, मेटाकार्पल फेलेंजेस, यानी उंगलियां। तो देखो सब कुछ तो सेम है, इससे क्या पता चलता है हम सबके पूर्वज क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। ये होमोलॉगी का एग्जांपल है कि एनालॉगी, एक जैसे दिख रहे हैं कि अलग अलग। और ये कौन सा एवोल्यूशन शो करेगा, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, हाँ तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। Such similarity can be interpreted, understand whether common ancestor were shared or not. ये बता चुका हूं मैं, बोला गया व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जिसमें सारे मैमल को भी लिया गया है, उसमें कुछ समानता होती है। कहां पे, बोन्स पे। कौन से बोन में, फोर लिम्स की हिंड लिम। हाथ की बात कर रहे हैं कि पैर की, अभी फिगर जो 6.3 भी देखा था वहां हाथ की बात कर रहे थे कि पैर की। ह्यूमरस कहां की हड्डी है, हाथ की पैर की। रेडियो अल्ला कहां की है, और फेलेंजेस वर्ड कहां यूज करते हैं, ये सब। फोर लिम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, देखो सबका फोर लिम डिफरेंट फंक्शन कर रहा था, लेकिन सबका बोन सेम था, यानी एनाटॉमी सेम है, फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। देखो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, all of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges in their forelimbs. Hence, these animal same structure develops along the different direction. यानी same structure develop हो गए थे इधर 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 different direction में, यानी इनके पूर्वज कॉमन थे लेकिन इनकी आवश्यकताएं अलग अलग थी। हमारा काम था क्या, हमारा काम था ग्रैस्प करना, हमारे हाथ इसलिए फ्री कर दिए गए ताकि हम ग्रैस्पिंग पावर बेटर हो जाए। फिर दूसरा, चीता में क्या होता है, रनिंग पावर बेटर कर दी गई। व्हेल में क्या हो गया, तैरने की पावर डेवलप कर दी गई। बैट में उड़ने की पावर डेवलप कर दी गई। यानी हम लोग डिफरेंट दिशाओं में अडेप्ट कर गए थे डिफरेंट आवश्यकताओं के लिए। ये इसीलिए इस तरह के इवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर इज होमोलोगस बट द इवोल्यूशन इज, और फार्मूला याद रखिएगा हार्ड, हार्ड से क्या मिलेगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट दिखाते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट दिखाते हैं। कह रहा है ऐसा ही एग्जांपल हम ले सकते हैं किसके लिए, वर्टिब्रेट्स के हार्ट या ब्रेन के लिए, वर्टिब्रेट्स के हार्ट या ब्रेन के लिए। थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया and cucurbita represent the homology. बोले थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया and cucurbita represent the homology. Homology is based on the divergent evolution. homology किस पर बेस्ड है, डाइवर्जेंट evolution. अभी बताया था हार्ड करके लिखा था,
जबकि एनालॉगी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। अब क्या अपोजिट सिचुएशन है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम फंक्शन के लिए अडैप्ट कर गए। डिफरेंट स्ट्रक्चर, अभी क्या था? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म कर गए थे। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन के लिए परफॉर्म कर गए, जैसे द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ बैट एंड द विंग्स ऑफ बर्ड। अब आप बताओ, सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट है, बैट जो है मैमल है, और बर्ड जो है वो भी वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो आप देखो, लेकिन देखो तीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों की आवश्यकताएं सेम है, उड़ना। इसलिए ये एनालोगस शो कर रहा है कि होमोलोगस? एनालोगस। और चीजें कन्वर्ज हो रही कि डाइवर्ज हो रही है? फार्मूला याद रखिएगा, कैन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगी को कहते हैं, एनालोगस को। क्या बोला गया? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ बर्ड दोनों एक जैसे हैं, लिखा हुआ है, लेकिन इनका एनाटॉमी सेम नहीं है, नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, लेकिन इनका फंक्शन कैसा है? सेम। उल्टा कर दिया है। एनालोगस स्ट्रक्चर किसका परिणाम है? कन्वर्जेंट। वो डाइवर्जेंट का, ये कन्वर्जेंट का। यानी ये कहा यह जाएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर, वहां क्या कह रहे थे? सेम स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन, यहां कह रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। इसका मतलब यही यहां पे सिमिलरिटी है। अदर एनालोगस का एग्जांपल है क्या? द आईज ऑफ ऑक्टोपस जो कि इनवर्टिब्रेट है, और आईज ऑफ मैमल जो कि वर्टिब्रेट है। अब आप बताओ, इनवर्टिब्रेट की ऑरिजिन और वर्टिब्रेट की ऑरिजिन अलग अलग होती है, तो ये इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन एक ही है। आईज का काम क्या है? देखना, तो फंक्शन एक ही है, इसलिए ये बोला गया। अगला एग्जांपल है फ्लिफर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिफर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों का एक ही काम है। देखो, ये बर्ड है और ये मैमल है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, लेकिन दोनों के फ्लिफर एक ही काम कर रहे हैं, तैरना। One can say that it is similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in different group of the organism। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता चुका था। मैंने कहा आप कानपुर से गए, कहां पे? केरला में, केरला मेडिकल कॉलेज आपको मिला। ठीक है, कोई गया पंजाब से, वो भी केरला में गया। ठीक है, कोई गया राजस्थान से, उसको भी केरला कॉलेज मिला। ठीक है, कोई गया हिमाचल प्रदेश से, उसको भी वहां पे केरला में मिला। कोई मध्य प्रदेश से गया, उसको वहां पे मिला। कोई महाराष्ट्र से गया, उसको भी वहां मिला। अब आप बताओ, यहाँ मराठी बोली जाती है, यहाँ पे एमपी वाली लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ हिमाचली लैंग्वेज बोली जाती है पहाड़ों की, ये राजस्थानी बोलते हैं, ये पंजाबी बोलते हैं, कनपुरिया बोलते हैं। अब यहाँ बताओ, केरला में, साउथ इंडिया में कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है ना, कन्नड़ या तमिल या जो भी है, वहां पे वो लैंग्वेज बोली जाती है। अब आप बताओ, ये सब वहां कैसे अडेप्ट करेंगे? ये डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन इनको एक ही काम करना है, क्या? पढ़ाई करनी मेडिकल कॉलेज में। तो क्या करेंगे? कॉमन लैंग्वेज चुनेंगे। कॉमन लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश। तो यहाँ इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है बस। ठीक है ना, तो वही चीज है, जब डिफरेंट ग्रुप में, देखो क्या कह रहा है, वन कैन से सिमिलर हैबिटेट, यानी देखो सबको सिमिलर हैबिटेट में रहना है, has resulted in selection of similar adaptive feature, सबको सेम एडेप्टिव फीचर एडेप्ट करना है। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन उनको काम क्या करना है? एक ही, क्या? पढ़ाई करनी है मेडिकल कॉलेज में। तो काम कैसे करेंगे? इसी तरह से अडेप्ट करके। ये महाराष्ट्र वाला, ये भी थोड़ी बहुत, देखो ऐसा तो है नहीं स्ट्रिक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करते होंगे, वहां कुछ ना कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज हर कोई यूज कर लेता है, तो ये अपनी लोकल लैंग्वेज कुछ ना कुछ यूज करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे 2-4 लैंग्वेज समझ में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और रहते रहते समझ जाते ही हैं। ऐसे इस वाले को भी सीखनी पड़ेगी, इस वाले को भी सीखनी पड़ेगी, इसको भी, तो तब जाके ये सेम हैबिटेट में अडेप्ट कर पाएंगे। बस यही कहलाता है एनालॉगी। कह रहा है इसी तरीके का एक एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों एनालोगस की एग्जांपल है। क्यों? दोनों का ऑरिजिन्स अलग अलग है। बताइए, रूट किससे डेवलप होता है? रेडिकल से, और स्टेम किससे डेवलप होता है? प्लूमूल से। लेकिन दोनों कैसे स्ट्रक्चर है? एनालोगस, ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। दोनों का काम होता है क्या? भोजन को स्टोर करना। कह रहे इसी तरीके का जो अगर हम आर्गुमेंट करें, तो इसी तरीके से सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग द गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू द कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब जब सबका प्रोटीन या सबका जीन जो है फंक्शन सेम कर रहा है, लेकिन उनके पूर्वज जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप में पाए जा रहा है,
पर कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है, तभी तो फंक्शन सेम कर सकता है। कह रहा है ये जो है, ये कौन सा एविडेंस हुआ? बायोकेमिकल एविडेंस। इसी तरीके से हमें और भी चीजें पता चलेंगी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। मैन हमेशा से ब्रीड कराता रहा है। कौन सी ब्रीडिंग कराता रहा है? सिलेक्टेड ब्रीडिंग, यानी अपनी इच्छा से प्लांट बना लेते हैं, एनिमल बना लेते हैं। क्यों? ताकि एग्रीकल्चर कर सके, बागवानी कर सके, स्पोर्ट में भाग ले सके, स्पोर्ट में भाग ले सके। डॉग बनाए सिक्योरिटी के पर्पज से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉग बनाए हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। मैन ने डोमेस्टिकेट कराया बहुत सारे जंगली प्रजातियों को और जंगली क्रॉप्स को, और उन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम से इनको इंप्रूव कर लिया और डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स बना डाली डॉग की, जैसे जर्मन शेफर्ड, पावेलियन, वो लेब्राडोर, ठीक है, और भी बहुत से डाबरमैन, तो ये सारे। बट स्टिल आर सेम ग्रुप। ले बोलते हैं डॉग तो डॉग ही है ना, साइंटिफिक नेम तो सेम ही है ना, लेकिन हाँ उसकी ब्रीड बदल दी हम लोगों ने। हम लोग, अगर मैं बोलूं पावेलियन डॉग नहीं है क्या? बताओ, है तो है ही ना। कह रहा है ग्रुप तो सेम ही रखा है, पर हमने ब्रीड चेंज कर दी है। लोकल डॉग देखो, पावेलियन डॉग देखो अलग, जर्मन शेफर्ड देखिए, लैब्राडोर देखिए, ठीक है ना, बुलडॉग देखिए, पब देखिए, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। इट इज आर्गुड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो काम हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर में करा रहे हैं, नहीं, जो काम नेचर हंड्रेड्स ऑफ ईयर में करा रहा है, मैन वही काम कुछ ही सालों में करा देता है। मिलियंस ऑफ ईयर नहीं लगेगा हमें कुछ ही साल लगेंगे। मतलब ऐसा कहना चाह रहा है, हमने ये काम कुछ ही सालों में करा दिया, जबकि यही काम नेचर कितने सालों में कराता? मिलियंस ऑफ ईयर में। कह रहा दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये पाया गया जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन, जो कहां से आया? इंग्लैंड से। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज डेवलप करने से पहले और बाद की बात की जा रही है। देखिए सन 1850 वो लिखा है। 1850 में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, कहां पे? इंग्लैंड में। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि व्हाइट वाले पतंगे बहुत ज्यादा थे, व्हाइट वाले पतंगे बहुत ज्यादा थे ट्री पर, किसकी तुलना में? डार्क वाले को। डार्क वाले का दूसरा नाम मेलेनाइज्ड मोथ। जबकि इन कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया, जबकि हम सेम एरिया में गए, लेकिन कब गए? इंडस्ट्रीज डेवलप करने के बाद। लिखा होगा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कब? 1920 में, 70 साल बाद। 1850 में कौन से ज्यादा थे, व्हाइट वाले की डार्क वाले? लेकिन 1920 में कौन से ज्यादा पाए गए? हाँ, फिर क्या लिखा हुआ है? वहां डार्क वाले ज्यादा पाए गए सेम एरिया में। प्रोपोर्शन बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका कारण ढूंढा गया। इसका कारण ये था, पहले लाइकेन ज्यादा थे, तो लाइकेन ग्रे कलर देते हैं ट्रंक को, लाइकेन लाइट बना देते हैं ट्रंक को। लाइट कलर देते हैं कि डार्क कलर देते हैं? लाइट कलर देते हैं। ये लाइट वाला इस लाइट में छुप गया, इसका हो गया कैमोफ्लेज, यानी व्हाइट वाला इस वाले में छुप गया, तो इसको बर्ड्स पहचान नहीं पाई और उन्हें खा नहीं पाई, यानी इनको मिल गई सुरक्षा, इनका सर्वाइवल बढ़ गया, इनकी आबादी बढ़ गई। अब इनको देखो, बर्ड, ये कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड हो गया, लाइट पे डार्क कंट्रास्ट हो गया, तो बर्ड को आसानी से दिख जाता था, बर्ड इनको खा लेती थी, इनका सर्वाइवल हो गया कम। ठीक है, गायब नहीं हुआ, सर्वाइवल हो गया कम। लेकिन जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई तो क्या हुआ? ट्रंक पे लाइकेन मर गए। लाइकेन प्रदूषण को नहीं झेल पाते, पॉल्यूशन को नहीं झेल पाते, लाइकेन मर गए। जब लाइकेन मर गए तो आप बताओ, ये इसमें छुपेगा कि ये इसमें छुप रहा है? डार्क वाला डार्क में छुपेगा ना, तो इसको बर्ड अब नहीं पहचान पाएंगे और इसकी जनसंख्या बढ़ने लगी और इनकी जनसंख्या घटने लगी, लेकिन गायब कोई नहीं हुआ। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन। देखो इस समय, इस एनवायरनमेंट में नेचर ने किसको सपोर्ट किया? इसको। इस एनवायरनमेंट में नेचर ने किसको सपोर्ट किया? इसको। लेकिन कोई भी आबादी विलुप्त नहीं हुई। अब देखो, पढ़ देता हूं। कह रहा है एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रीडेटर यानी बर्ड जो थी वो देख लेती थी किसको? पतंगे को, मॉथ यानी पतंगा। अगेंस्ट द कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड आया, यानी इंडस्ट्रीज जब डेवलप हो गई, तो ट्री का कलर कैसा हो गया? डार्क। क्यों? क्योंकि धुआं धक्कड़ आके इस पे इकट्ठा होने लगा। अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन में व्हाइट वाला जो मोथ था
वो सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों? प्रीडेटर खा जाते थे उसको। डार्क वाला जो था या मिलेनाइज मोथ था वो सरवाइव कर रहा था क्योंकि अपने आप को छुपा लिया उसने। लेकिन जब इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा संख्या में व्हाइट कलर देते थे। कौन देता था? लाइकेन पूरे ट्रंक को ढक देते थे, जिससे क्या हो जाता था, व्हाइट वाला जो पतंगा था वो सरवाइव कर जाता था, बट डार्क वाला जो पतंगा था वो पिक कर लिया जाता था बर्ड द्वारा, यानी उनकी जनसंख्या घट कम थी। अब कह रहा है डू यू नो द लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही है, जानते हैं हम लोग। फिर लिखा है कि दे विल नॉट सर्वाइव इन द एरिया वेयर पोल्यूटेड। ये मैंने बताया भी आपको। मॉथ जो होता है दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। कैमोफ्लेज मतलब होता है हाइड इटसेल्फ इन द बैकग्राउंड, ताकि सर्वाइवल बढ़ जाए। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर्स। बोल रहे हैं जिस एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप थी, यानी रूरल एरिया, गांव देहात में, वहां पर कौन सी मोथ लो थी? कौन सी हाई रही होगी? व्हाइट वाली। और बोला है इसका मतलब कौन सी पॉपुलेशन थी इंग्लैंड में? मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, लेकिन एक बार में एक ही सरवाइव कर रही थी। देखो लिखा कैन बेटर सरवाइव एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन साइज। देखो जिसको सर्वाइवल मिल रहा, देखो जिसको कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड मिल रहा था वो गायब हो रही थी, जिसको सेम बैकग्राउंड मिल रहा था वो फ्लोरिश कर रही थी। लेकिन कह रहा है याद रखो कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ था। ये बात आया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या बोला गया? सिमिलरली एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड, जो बहुत ज्यादा हर्बिसाइड हमने प्रयोग किया, पेस्टिसाइड प्रयोग किया, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो प्रयोग किया, इसका परिणाम क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया किसका? रेजिस्टेंस वैरायटी का, वो भी बहुत कम समय में। भाई हम लोग जो करते हैं तो टाइम कम लगता है कि ज्यादा लगता है? इंसानों द्वारा जब इवोल्यूशन कराया जाता है या हो जाता है नेचुरल बाय चांस, तो टाइम कम लगता है कि ज्यादा लगता है? अभी पढ़ा था मिलियंस ऑफ ईयर में जो काम कर रहा था हम लोग हजारों साल में वो काम कर बैठे। तो लेकिन कम समय में इनके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। यानी अब कीड़े मकोड़े मरते कहाँ हैं जल्दी? देखा होगा गुड, मैं रात को ऑल आउट लगा के एक इधर और एक वो डेंगू डॉन करके आता है अगरबत्ती, वो भी जला, आज सोया था इतना मच्छरों ने काट डाला, उठ के मुझे दोबारा दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ा। मतलब आज रात की बात बता रहा हूं, पता नहीं कहां से आ जाते, जबकि मेरा कमरा मतलब मेरा घर मॉडर्न टाइप का बना है तो पूरा लॉक्ड रहता है चारों तरफ से, खुला नहीं रहता, लेकिन आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। बाथरूम में आ जाते हैं, जो एग्जॉस्ट का वो लगा होता है ना, एग्जॉस्ट वाला, वहां से एंट्री कर जाते हैं। सोचिए इतने सारे मच्छर, और जब डेंगू डॉन जलाई तो मच्छर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं, फिर वो होश में आ जाते हैं। तो जब मैंने देखा सुबह ना तो एकदम गिरे पड़े थे, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ नहीं तो 100-150 मच्छर, 100-150 है ना। लेकिन ऑल आउट से नहीं गिरते, आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑल आउट से नहीं गिरते, गुड नाइट से नहीं गिरते, ठीक है ना, अगरबत्ती से ही गिर रहे हैं वो। कारण ये क्योंकि अगरबत्ती अभी हम लोग ने बनाई, उसकी पावर को हमने इनहेंस कर दिया है, कुछ दिन बाद अगरबत्ती से भी नहीं मरेंगे। देखिए पहले ऑल आउट से मर जाते थे या दूर भाग जाते थे, अब ऐसा बहुत कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? हमने कम से कम समय में उनके अंदर क्या कर दिया? रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब देखो हो क्या रहा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। देखो हम लोग हर चीज में डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, पहले 50 mg से चालू हुई थी एंटीबायोटिक, आज की डेट पे 500 से कम में आपको कोई चीज होता नहीं है। आप जैसे एज ग्रुप में भी 500 की देनी पड़ती है। छोटा बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको 250 mg पे आराम मिलता है, यानी 100 mg 50 mg तो कुछ है, रही नहीं गई है। कारण क्या है? अभी जरूरत पड़ने पर 1250 mg भी यूज करी जाती है, कोरोना में यूज की गई थी 1250 वाली, है ना। तो एंटीबायोटिक बहुत पावरफुल यूज करनी पड़ रही है। क्यों? उनके अंदर भी क्या क्रिएट हो गया है? रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल, जो कि ड्रग्स हम जो यूज करते हैं अपने अंदर, वो इनको मारने के लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तभी तो पावर बढ़ानी पड़ रही है। Hence, resistance organism या cell appearing in a time scale of months या year, कह रहे हैं इसके लिए कुछ नहीं, बहुत कम months या years लगते हैं। मतलब ये जो अगर हम लोग अगरबत्ती जला रहे हैं जिससे बेहोश हो जाते हैं, कुछ दिन बाद ये भी काम नहीं करेगा। क्यों? 1-2 साल में उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाएगी। देखो बेहोश होके गिर जाते हैं,
कोई एक ऐसा होगा जो बिल्कुल बेहोश होने के बाद उठेगा, कहेगा इसकी, है ना, तो वो कहेगा इसकी ऐसी तैसी, है ना, मैं करूंगा, अब मैं बेहोश नहीं होऊंगा, है ना, पौवा चढ़ा के आएगा, बेहोश नहीं होगा। अब क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, ब्रीड करेगा। अब ब्रीड करेगा तो उसके बच्चे, नाती पोते और ये सब पैदा हो जाएंगे। जब, और कितना फास्ट ग्रोइंग है, जब बहुत तेजी से पैदा हो जाएगा, तो जब पैदा होकर के बहुत तेजी से फैल जाएगा, तो अब हमारी अगरबत्ती काम करना, फिर कोई नया नया आइडिया साइंटिस्ट खोजेंगे। लेकिन ये जो ये धुआं जाता है, इससे हमारे लंग्स को भी नुकसान है भाई साहब। इसलिए सबसे बेटर है मच्छरदानी लगा लो, लेकिन एक बार उसमें घुस गया ना तो रात भर सो नहीं पाओगे। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, मच्छरदानी लगा के बेटर सो पाएंगे, क्योंकि हार्मलेस तो रहेगा ना। These are example of evolution। ये सारे क्या होते हैं, लेकिन अगर घुस गया ना तो रात भर, है ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ठीक है, these are example of evolution by anthropogenic action। ये जो एग्जाम्पल है ना इवोल्यूशन का, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, जो मैन ने किया, ये वो एक्शन है। दिस ऑल्सो टेल्स दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। इससे पता चल रहा है कि इवोल्यूशन की कोई दिशा नहीं है, इवोल्यूशन की कोई दिशा नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन अनेक संभावनाओं में से किसी एक को चुन लेती है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। अब आपको नेचर ने क्या समझा, क्या किया, उसने एक संभावना को चुन लिया। देखो लिखा है इन द सेंस ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब इवोल्यूशन कोई दिशा नहीं है इसकी, ठीक है, कोई डिटरमाइन करने की दिशा नहीं है। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है अनेक संभावनाएं हैं। यहाँ पे 10,000 ऑप्शन है। जैसे केवल डॉक्टर बने ये एक ऑप्शन नहीं है, आपके लाइफ में 10,000 ऑप्शन है ना। अब उसमें से आपने कौन सा चुना डॉक्टर बनने का, ये आपकी चॉइस है। तो इसलिए ये बोला गया बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, हम लोग कोई एक चुन लेते हैं। तो वही बात है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये चांस की बात है कि नेचर या म्यूटेशन किसमें कितना होता है और कितना ज्यादा इवोल्यूशन हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि इवोल्यूशन में इतना समय लगा होता 4 अरब साल पहले तो ही इंसान बनता। अगर इवोल्यूशन में ऐसा भी हो सकता था कि हम बने ही ना होते, हम भी 2 हाथ 2 पैर से ही चल रहे होते और हम भी सेल्फ कॉन्शियस ना होते। मान लो मनुष्य बना ही नहीं, बना होता तो भी इतना इवोल्यूशन होता कि हम कॉन्शियस रहते, सेल्फ कॉन्शियस ना रहते तो हम इतनी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये तो बाई चांस की बात है। आगे कितना बदल जाएंगे कुछ नहीं पता। क्या हमारा कोई फ्यूचर बता सकता है कितना बदल जाएगा इंसान? नहीं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हो सकता है हमारे अंदर उड़ने की प्रॉपर्टी आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बर्ड की उड़ने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, हो सकता है बर्ड्स का साइज बढ़ जाए, हो सकता है हमारा साइज छोटा हो जाए। ये सब इवोल्यूशन कराएगी, हम नहीं। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, जब गैलापागोस आइलैंड पर गए थे जहां पे एबिंगडन टर्टवाइस पाया गया था, तो देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग क्रिएचर, यानी उन्होंने एक विचित्र टाइप का प्राणी देखा। इंटरेस्ट की बात यह कि छोटी सी बर्ड थी, किस कलर की? हाँ, स्मॉल थी, ब्लैक कलर की बर्ड। इसको नाम क्या दिया गया? डार्विन फिंचेस। ये रियलाइज किया गया देयर वर मैनी, ऐसा देखा गया, ऐसा माना गया कि बहुत सारी बर्ड्स की वैरायटी थी सेम आइलैंड पर। ये देखो, फिंचेस की कई सारी वैरायटी थी सेम आइलैंड पर, और ये अपने आप इवॉल्व हुई थी कि किसी ने इवॉल्व कराया था? इवोल्यूशन अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, कुछ इवॉल्व नहीं कराने आएगा। कोई ये नहीं करेगा कि हाँ आपका कान ऐसे पकड़ पकड़ खींचेगा और लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नाक को शेप देगा, नाक लंबी और छोटी हो जाएगी। चपटा कोई करे के रोज करे तो चपटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने आप होने वाली घटना है। ऑल द वेराइटीज जो वहां पाई गई थी खुद अपने आप इवॉल्व हुई थी। और किससे इवॉल्व हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मैंने, टेस्ट में भी पूछा है, आया भी हुआ है। क्या ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, यानी कि इवॉल्व हुई थी ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर से, सीड ईटिंग फीचर। मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक, यानी सबका चोंच का जो शेप था वो बदलता रह रहा था। इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंच, यानी कि इसी सीड ईटिंग वाले फीचर से बनी बहुत सारे डिफरेंट बीक्स वाले शेप की बर्ड्स, जो कि कुछ हो गई इंसेक्टिवोरस, कुछ हो गई वेजिटेरियन फिंच। वेजिटेरियन का मतलब कुछ फल खाने लगी, कोई वेजिटेबल खाने लगी, कोई जड़ खाने लगी, कोई तना खाने लगी, कोई पत्तियां खाने लगी, अलग अलग।
This process of evolution of different species given the geographical area starting from a point, कह रहा है एक पॉइंट से होकर के डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में डिफरेंट डिफरेंट बीक बन गए, इससे पता चलता है क्या कि ये कौन सा एडेप्टेशन हो रहा है, हाँ रेडिएशन, यहाँ पे एडेप्टेशन हुआ था, फैल रहे थे यानी रेडिएशन हो गया, लिखा हुआ है रेडिएटिंग टू द अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी या हैबिटेट, यानी वो अदर हैबिटेट में चले गए, फैल गए। डार्विन फिंचेस सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, यानी एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल डार्विन फिंचेस। सेकंड बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। थर्ड एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल। तीन एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन के, पहला डार्विन फिंचेस, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और तीसरा प्लेसेंटल मैमल। हम लोग कौन से मैमल है? प्लेसेंटल मैमल है। नंबर ऑफ मार्सुपियल्स each different from other evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent. When more than one adaptive radiation appear to occur in isolated geographical area, जब एक से ज्यादा isolated geographical area में कोई adaptation हो तब इसे क्या बुलाते हैं? तब इसे बुलाते हैं convergent evolution। क्या बुलाते हैं? अरे मैंने आपको बोला था एक ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बाकी सारे तो आइलैंड जुड़े भी हुए हैं, मोस्ट ऑफ द आइलैंड जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, इसीलिए वहां पर जो मैमल पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं मार्सुपियल मैमल, वो कभी भी वो ना तो कोई दूसरा मैमल वहां जा सकता है ना ये कहीं आ सकते हैं, इसीलिए वहां जो मैमल पाए जाते हैं वो यूनिक होते हैं और वहीं पाए जाते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। ये वाली लाइन, जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर हो कहां पे? किसी आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, तो वन कैन कॉल्ड इट एडेप्टिव कन्वर्जेंट। देखो लिखा है वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, जैसे इधर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे केवल नाम लेके कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे यहाँ के लोग बना देते हैं टाइगर बैट ये वो, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है कि नहीं है। मार्सुपियल्स रेडिएशन इसका है कि नहीं है। ठीक है, फिर ये पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन मैमल तो था ही, प्लेसेंटल मैमल अलग से पूछा जाए क्या वो भी एडेप्टिव रेडिएशन में आएगा। लेकिन अब देखो ये दो अलग अलग जगह हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ये बाकी के आइलैंड पे रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला यहां नहीं जा सकता है, यहां वाले वहां नहीं जा सकते, मतलब बीच में क्या हो गया? आइसोलेशन आ गया कि नहीं आ गया? तब इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन नहीं बोलेंगे। अगर दोनों को कंपेयर कर लें तब हम इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अलग अलग पूछा जाए तो एडेप्टिव रेडिएशन, साथ में पूछा जाए जैसे पूछा जाए वुल्फ और तस्मानिया वुल्फ इज द एग्जांपल ऑफ, हाँ बॉब कैट और तस्मानिया टाइगर कैट इज द एग्जांपल ऑफ, समझ गए। लेकिन अगर मैं ये बोलूं
ये किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन। या फिर बोलो ये किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन का। अच्छा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब हो गया, इवोल्यूशन हमेशा कैसे होता था, मैकेनिज्म क्या थी? नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा है ये हमें ट्रू सेंस में पता चल चुका है, और ये भी पता चल चुका है कि सेलुलर फॉर्म से लाइफ बनी है, और फिर जिसके अंदर मेटाबॉलिक कैपेसिटी थी, यानी कि हमारे अंदर क्या चलता रहता है? मेटाबॉलिज्म। हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ, अर्थ पर ये ऑरिजिनेट हुआ। द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी इज द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब डार्विन थ्योरी का मुख्य चीज क्या है? बार बार कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म किस पर डिपेंड करता है? 3-4 चीजों पर, लाइफ साइकिल पर, लाइफ स्पैन पर। मेनली 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल पर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म किस पर डिपेंड करता है? नए फॉर्म बनेंगे वो किस पर डिपेंड कर रहा है? लाइफ साइकिल पर कि लाइफ स्पैन पर कि दोनों पर? दोनों पर। अच्छा, माइक्रोब्स की लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है। तो माइक्रोब्स जो होता है डिवाइड फास्ट, हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम्स मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर। बोला गया माइक्रोब्स बहुत तेजी से डिवाइड कर लेते हैं और बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बना देते हैं 1 घंटे में। ठीक है, कह रहा है जो कॉलोनी थी हमने उसको नाम दे दिया ए। एक कॉलोनी थी, हमने उसे ए नाम दे दिया। उसको जब ग्रो कराया गया तो वो ग्रो किया, और हमने उसका मीडियम बदल दिया। जिस मीडियम में ग्रो करा रहे थे अब वो मीडियम बदल दिया। पहले एम्पिसिलिन में ग्रो करा रहे होंगे, अब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराने लगे, मान लो ऐसा कर दिया। तो हमने जब मीडियम चेंज किया, तो मीडियम चेंज करने पर देखो चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन, इससे क्या हुआ? ज्यादातर ए के मेंबर मर गए, ज्यादातर ए के मेंबर मर गए। जो बचे रह गए हमने उन्हें क्या नाम दिया? बी नाम दिया। दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। मतलब नए वाले कंडीशन में बी सर्वाइव कर रहा है और ए के ज्यादातर मेंबर मर गए। अच्छा, सर्वाइव वही कर रहा है जिसके अंदर वेरिएशन था, जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका था, ठीक है ना, बाकी सारे गायब हो गए। तो इससे क्या पता चलता है? जिनके अंदर वेरिएशन आएगा बस नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करेगी, और ए कॉलोनी के अंदर वेरिएशन नहीं आया था तो नेचर ने उन्हें सेलेक्ट करने की जगह सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो गए, और नेचर ने जो 4-5 बैक्टीरिया बचे थे जिसको बी कॉलोनी बोला, मतलब 1000 बैक्टीरिया मान लो, हमने उस पे पहले मान लो उसको अगर अगर में रखा था, अब हमने उस पे एम्पिसिलिन डाल दिया। अब एम्पिसिलिन डालने पर 1000 में से 9995 नहीं 1000 में से 995 मर गए। कितने बचे? तो कॉलोनी ए के ज्यादातर मेंबर मर गए। अब जो बचे उनको हमने कौन सा नाम दे दिया? कॉलोनी बी। अच्छा, जो बचे उस पर रिसर्च किया गया कि ये जो मरे थे इनका डीएनए निकाल के देखा गया, और ये जो बचे थे इनका डीएनए निकाल के देखा गया कि इनके अंदर परिवर्तन नहीं आया था, इनके अंदर परिवर्तन आ गया। अच्छा, परिवर्तन का कारण ढूंढा गया कि अचानक से परिवर्तन क्यों आ गया, तो बात पता चला परिवर्तन पहले ही आ चुका था पर हमें दिखा अभी। यानी म्यूटेशन प्री एग्जिस्ट होता है, पहले से ही हमारे अंदर म्यूटेशन हो गया है, लेकिन पता कब चलेगा? जब हमें न्यू एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। मान लीजिए कोई म्यूटेशन हुआ और वो म्यूटेशन ऐसा हुआ कि मैं खारा पानी पीने के लिए अडेप्ट कर गया, अब मुझे पता ही नहीं चला, मैं पी नहीं रहा हूं खारा पानी। हाँ, जब वो सिचुएशन आएगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आपको भी खारा पानी पीना मजबूरी हो जाएगी स्वच्छ पानी खत्म हो जाने की प्रेजेंस में, और मुझे भी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन आप जब पानी वो पियोगे तो आपके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ, मैंने वो पानी पिया तो मेरे अंदर म्यूटेशन हो गया, तो मेरी बॉडी ढल जाएगी, आपकी बॉडी नहीं ढल पाएगी। तो जो ढलेगी जिसकी बॉडी वो बचेगा, जिसकी बॉडी नहीं ढलेगी वो नहीं बचेगा। तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? जो जिनके अंदर पानी को खारा पानी पीने की क्षमता आ गई है। तो वही चीज यहां बोल रहे हैं। देखो लिखा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोथ द अदर। कह रहा जो समय के अनुसार ये जो बी कॉलोनी बची है वो तेजी से वो डेवलप करेगी और नई प्रजाति बना देगी। कह रहा है ये काम कितने दिनों में होगा? कुछ ही दिन में हो जाएगा बैक्टीरिया के केस में, लेकिन सेम थिंग इज हैपन इन द फिश ऑफ पाउल। ऐसा ही मछलियों में और मुर्गियों में होता है, लेकिन उनमें कितने साल लग जाते हैं? मिलियंस। क्यों मिलियंस लग गए? क्योंकि वो इनकी, आप बताओ, अच्छा इनकी जो रिप्रोडक्शन पावर है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पावर से काफी कम है, इनका लाइफ स्पैन भी कम है, ज्यादा है, लाइफ साइकिल भी इनकी कॉम्प्लिकेटेड है, तो समय ज्यादा लगेगा। और कह रहे हैं
कि here we can say the fitness of B is better than the fitness of A under new condition. कौन ज्यादा फिट था? कौन ज्यादा फिट था? B. किसकी तुलना में? कहां पे? जैसे वही बोला ना, जब कंडीशन मिलेगी तभी तो फिटनेस पता चलेगी। अच्छा, मेरा जीन म्यूटेट हुआ, मान लो अब की बार मेरा नहीं हुआ, आपका हो गया, अब पता कब चलेगा? जब नई कंडीशंस आएगी, जब खारा पानी खत्म, वो स्वच्छ पानी खत्म हो जाएगा, खारा पानी पीने को मिलेगा, तब आप फिट होगे और मैं फिट नहीं होगा। नेचर केवल किसको सेलेक्ट करती है? फिटनेस को। नेचर फिटनेस को सेलेक्ट करती है। कह रहा है, फिर से याद दिला रहा है, फिटनेस जो है, फिटनेस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच इज इनहेरिटेड। जो फिट होता है वो कैरेक्टर अगली पीढ़ी में चला जाता है, अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी में चला जाता है, और धीरे धीरे जीन का पार्ट बन जाता है। जीन का पार्ट बन गया मतलब इवॉल्व हो गया, नेचुरली सेलेक्ट हो गया और इवॉल्व हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो बेटर अडेप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में वो नेचुरली सेलेक्ट हो गया, और जो बेटर इवॉल्व नहीं कर रहा वो नेचुरली सेलेक्ट नहीं हुआ। और एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, मतलब जो अडेप्ट कर, जो जिसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया वो ढल गया, और जो ढल गया वो फिट है। ये देखिए, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट, यानी जो फिट है वही अडेप्ट कर पाएगा, जो फिट नहीं है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी जो फिट है वो अडेप्ट कर गया, अडेप्ट कर गया मतलब नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। सही है कि नहीं है? जो फिट होगा वही तो वहां पे बचेगा, और जो बचेगा वही तो वहां ढलेगा, और जो ढलेगा इसका मतलब उसका क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, डार्विन ने दो की कॉन्सेप्ट दिए, डार्विन ने दो की कॉन्सेप्ट दिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला ब्रांचिंग डिसेंडेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन तो हम लोग पढ़ के आ गए, ये ब्रांचिंग डिसेंडेंट क्या होता है? उन्होंने बोला कि ऐसे ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं, शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती है, जैसे एक पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, पहले एक पेड़ मेन ट्रंक, फिर इधर शाखा, उससे शाखा, फिर इससे शाखा, फिर इससे शाखा, फिर इससे शाखा, ऐसे निकलती चली जाती है। तो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया, एक पेड़ देखो चारों तरफ फैल गया, इवॉल्व हो गया। इसी तरीके से हर शाखाएं निकलती चली जाती हैं, और इससे क्या होता है कि हम इवॉल्व हो जाते हैं। दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन के। पहला, इसको एडेप्टिव रेडिएशन भी बोल सकते हैं, दिस इज अनदर नेम ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। और नेचुरल सिलेक्शन तो आप जानते ही हो। डार्विन से पहले एक और नेचुरलिस्ट थे, नाम था उनका लेमार्क। लेमार्क जो थे उन्होंने ये वाली थ्योरी दी, द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आपने सुना होगा अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और उन्होंने जिराफ वाला एग्जांपल लिया। उन्होंने बोला जिराफ जो थे पहले छोटे छोटे थे, घास चरा करते थे, घास खत्म हो गई तो बड़े बड़े ट्री की पत्तियां खाने लगे, और इससे उसकी गर्दन लंबी हो गई, गर्दन में खिंचाव हुआ, गर्दन का यूज किया कि यूज किया तो गर्दन लंबी हो गई। और जब गर्दन लंबी हो गई तो जो कैरेक्टर एक्वायर किया था, क्या कैरेक्टर एक्वायर किया? लंबी गर्दन, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक, वो अगली पीढ़ी में चली गई। अब जिराफ धीरे धीरे समय के साथ काफी सालों के बाद लंबी गर्दन आ गई। आज की डेट पे, आज की डेट पे छोटी गर्दन वाले बच्चे ही नहीं। पहले इनका ये मानना था कि पहले छोटे छोटे गर्दन वाले थे, घास चरा करते थे, लेकिन घास खत्म हो जाने के कारण इन्होंने बड़े बड़े पौधों, बड़े बड़े पेड़ की पत्तियों को खाना चालू किया, जिससे गर्दन में खिंचा हुआ। गर्दन में खिंचा हुआ तो यानी क्या हुआ? ऑर्गन का यूज किया, नेक के ऑर्गन का यूज हुआ कि डिसयूज। और जो कैरेक्टर अडेप्ट कर लिया है, मतलब जो कैरेक्टर एक्वायर किया, लंबी गर्दन एक्वायर की, वो बच्चों में चली जाती है, ये बच्चों में चली जाती है, सक्सेसिव जनरेशन में चली जाती है। धीरे धीरे बच्चों में होते होते आज पृथ्वी पे ऐसे जिराफ बचे हैं जो सिर्फ लंबी गर्दन वाले हैं, लेकिन कोई इस पे बिलीव नहीं करता, कोई इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। इवोल्यूशन प्रोसेस है कि एंड ऑफ द प्रोसेस है, एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस है? आंसर आएगा दोनों ही है, ना तो ये एक प्रोसेस भी है और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस भी है। ठीक है, लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। इन्होंने बोला जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जीवित भी हैं और जो मतलब लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, इनएनिमेट और एनिमेट दोनों हैं, यानी एबायोटिक भी है लाइफ और बायोटिक भी है। और उन्होंने बोला इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, तो ये है सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन,
जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो आपको इवोल्यूशन एक प्रोसेस नजर आएगा। पूरे संसार को देखें तो आपको प्रोसेस से नजर आएगी, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अभी पूरी शुरुआत में ही तो पढ़ रहे थे, पहले ये हुआ, पहले यूनिवर्स बना, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर गैलेक्सीज किसकी बनी थी, फिर गैलेक्सीज कितनी सारी हैं, फिर सोलर सिस्टम क्या था, फिर कौन सी गैस पहले बनी। तब तो आपको प्रोसेस पढ़ना पड़ रहा था। अगर ये वर्ल्ड की बात करें तो इवोल्यूशन क्या समझेंगे, प्रोसेस। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ बोले, यानी हमारे अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति को समझें, आप बताओ, जैसे हम तो एंड रिजल्ट है ना, बताइए, इंसान इज द एंड रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान केवल एंड रिजल्ट बन गया, आगे भी इंसान बनेंगे, लेकिन तब वो एंड रिजल्ट होंगे। अभी तक हम लोग एंड रिजल्ट हैं, हमसे आगे लाइफ अभी बढ़ी नहीं। बताइए, सबसे एडवांस स्पीसीज अभी तक कौन है, हम लोग, तो हम ही तो एंड रिजल्ट है अभी। अच्छा, जब हम लोग नहीं रहेंगे, हमारे आगे चला जाएगा, तो हम एंड रिजल्ट नहीं रह जाएंगे, हमसे एडवांस वाला मैन एंड रिजल्ट रह जाएगा। We treat the evolution as the consequence of the process। बोलते हैं कि हम इस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। कि कौन सी प्रोसेस का, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो गया, अभी कुछ का बाकी है, जो बाकी रह गया है वो जब बनेंगे तो उनका हो चुका है, हो जाएगा। स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लियर, अभी भी हम बहुत क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। कह रहा है एक तो ये अननोन है, ये प्रोसेस ही अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इवोल्यूशन बहुत बड़ी घटना है, इसको पढ़ के समझना थोड़ा नामुमकिन सा है, लेकिन हाँ, इसको रियलाइज किया जा सकता है। ये पैरा और करा दें तो ये पॉसिबल है कि थॉमस माल्थस, ऐसा पॉसिबल था कि थॉमस माल्थस पॉपुलेशन पे ऐसे लिख रहे थे और उन्हीं से डार्विन इन्फ्लुएंस हो गए थे। बोला गया ऐसे से इन्फ्लुएंस हो गए थे। हाँ, जब वो गैलापागोस आइलैंड पर गए तो उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनको एक बुक वो साथ ले गए थे माल्थस की। माल्थस ने ऐसे लिखा था किस पर, पॉपुलेशन पर। उनकी एक बात उनको काफी प्रभावित कर गई। उन्होंने बोला था फूड इंक्रीज इन फूड इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशियो और पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक रेशियो। मतलब आबादी मल्टीप्लाई में बढ़ती है और खाना धीरे धीरे बढ़ता है। खाना धीरे धीरे बढ़ता है, आबादी मल्टीप्लाई में बढ़ती है। अब ये दिमाग में इनके स्ट्राइक कर गई। इन्होंने कहा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, खाना क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? लिमिटेड है, लेकिन खाने वाले अनलिमिटेड है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो उनके दिमाग में एक थ्योरी आई, लग रहा है आपस में कंपटीशन हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपटीशन हो रहा है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो रहा है और हमारा आपसे भी हो रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक भी हो रहा है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो रहा है। इसके बाद जो बचते हैं उस कंपटीशन में, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करती है, तो वही फिट हो जाते हैं, वही अडैप्ट हो जाते हैं। पढ़ के देखिए, थॉमस माल्थस पॉपुलेशन लिखा था, इसी से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। नेचुरल सिलेक्शन कुछ ऑब्जर्वेशन पर आधारित है जो फैक्चुअल है, मतलब बदलता रहता है। नेचुरल सिलेक्शन बदलता रहता है, अलग अलग चीजों के लिए बदलता रहता है। कह रहे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन स्टेबल रहनी चाहिए। कह रहा है केवल सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दिया जाए तो। कह रहा है जैसे अभी चींटी की आबादी नॉर्मल है, अभी कीड़े मकोड़ों की आबादी नॉर्मल है, अभी फ्रॉग की आबादी नॉर्मल है, लेकिन जब बारिश का सीजन आएगा बढ़ जाएंगे। कह रहा है वो तो अपवाद है, वो अपवाद है, लेकिन बारिश जाएगी फिर डाउन मार जाएंगे, फिर डाउन मार जाएंगे। तो वही कह रहा है सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दिया जाए तो हमेशा पॉपुलेशन कैसी रहनी चाहिए, स्टेबल। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि वेरिएशन। वेरिएशन, मैं आपसे डिफर हूं, देखो लिखा है नो इंडिविजुअल आर अलाइक, हम और आप भी सेम नहीं है, हम आप भी डिफरेंट है। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, हम लोग सुपरफिशियली सिमिलर हैं पर अलग अलग है। हमारा डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मैं अलग और आप अलग। मानते हैं 99.9% सीक्वेंस सेम है, लेकिन 0.1% तो डिफरेंसेस हैं। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द वेरिएशन, ज्यादातर वेरिएशन अगली जनरेशन में चले जाते हैं। The fact that theoretically population size will grow exponentially, देखो कह रहा है theoretically ये देखा गया कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और खाना धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, और हर इंडिविजुअल मैक्सिमली रिप्रोड्यूस अगर कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया के केस में,
तो पॉपुलेशन साइज रियलिटी में जो लिमिटेड है वो कैसे रह रहा है? कह रहा है अगर मान लो एक इंसान है, एक इंसान 1 डजन बेबी बॉर्न कर सकता है अपनी लाइफ टाइम में। कितने? 1 डजन। अब 1 डजन सारे इंसानों के तो बेबी है नहीं ना। अच्छा, ऐसे वेल मान लो 6 बेबीज बॉर्न कर सकता है, या हाथी 6 बेबीज बॉर्न कर सकता है। क्या सारे हाथी के पास 6 बेबीज हैं? नहीं। अगर सारे हाथी के पास 6 बेबी और सारे इंसान के पास 1 डजन बेबी हो जाए, तो आज अभी ये हालत है कि हम लोग, भारत ही केवल नंबर 1 पॉपुलेशन में पहुंचा है। फिर जितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ना, उतनी भारत में अकेले होती है अब तक। जितनी वर्ल्ड में उतनी भारत में, और फिर भारत एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, अभी क्या रहने की क्राइसिस नहीं है? अभी शहर भर चुके हैं, नए नए शहर बस रहे हैं और भरते जा रहे हैं। कभी गुड़गांव में खेती बाड़ी होती थी, जिसको गुरुग्राम नाम दे दिया गया। आज की डेट पे गुड़गांव में आप जगह लेके दिखा दो, फ्लैट की स्टार्टिंग 50 करोड़ से है ना। अभी एक व्यक्ति ने लिया है, अभी मूवी पे, उस पे टीवी पे हाईलाइट हो गया था, 191 करोड़ का एक फ्लैट मिला है 2 BHK DLF सिटी में। सोचो, कहने का मतलब है जैसे 101 रुपए का नहीं मिला है ना, 191 करोड़ का एक फ्लैट 2 BHK। लेकिन हाँ, अब कहां पे चले गए रेट? वहां चले गए, क्योंकि उसको बहुत हाईटेक बनाया है, गुरुग्राम को हाईटेक बनाया है काफी। तो ऐसे ही नोएडा देखो, नोएडा काफी तेज डेवलप कर रहा है, और अभी तब से और डेवलप कर रहा है जब से योगी जी ने वहां पे जेवर एयरपोर्ट खोला है। जेवर एक जगह है, वहां एयरपोर्ट बना रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं, एशिया का सबसे बड़ा भारत में, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड्स हमारे बढ़ेंगे। और जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसका लोड कम होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत लोड है, दिल्ली वैसे भी कंजेस्टेड है, और एयरपोर्ट वहां जितने हैं वो सब एकदम बहुत ज्यादा हैवी चल रहे हैं। तो दिल्ली के बगल में नोएडा है, तो ट्रैफिक स्विच कर जाएगा, और नोएडा इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत, नोएडा भी बहुत फ्लोरिश कर रही है। आपको पता होगा कि नोएडा में रियल एस्टेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज और एमएनसीज आ रही है सब नोएडा में आ रही है, आपको पता ही होगा। और ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों अलग अलग है, नोएडा अलग है, ग्रेटर नोएडा अलग है। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों ही भर चुके हैं। अब नोएडा के आसपास जो जगह है वो एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, रहने के लिए नहीं है जगह, तो सोचो वो भी कुछ दिन बाद भर जाएगा। तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इफ सब लोग मैक्सिमली अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पॉपुलेशन साइज लिमिटेड कैसे रह रहा है? इसका मतलब कंपटीशन हो रहा होगा, किसके लिए? रिसोर्सेस के लिए, कि उसमें से केवल कुछ ही, हम में से केवल कुछ ही बचेंगे कंपटीशन के बाद, और दूसरे गायब हो जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब कंपटीशन में कुछ विलुप्त होंगे, हम लोग बचेंगे। और फिर लिखा है जो विलुप्त हो गए वो तो फ्लोरिश नहीं करेंगे। और बोला गया नोवेल्टी एंड ब्रिलियंस इनसाइड द डार्विन ऑफ दिस ही असर्टेड द वेरिएशन। बार बार यही बोल रहा है कि जिनमें वेरिएशन आया उन्हीं, वही करेक्टर अगली पीढ़ी में गया, और वही जो वेरिएशन आएगा वही रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए बेहतर बनाएगा, यानी कि अडेप्ट करने के लिए हैबिटेट में बेहतर बनाएगा, और केवल वही रिप्रोड्यूस करेंगे, वही ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। इसका मतलब समय के अनुसार बहुत सारी जनरेशन सरवाइव करेगी और बहुत सारी प्रोजेनी वो बनाएगी, और फिर पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज आता रहेगा और नए नए फॉर्म बनते जाएंगे। मतलब हमारी पॉपुलेशन में हम गायब हो जाएंगे, फ्यूचर मैन बन जाएगा, धीरे धीरे चेंज होकर के हमारे ही से तो बनेगा। ऐसा नहीं कि हम अचानक बिल्कुल गायब हो जाएंगे और ऊपर से क्या नाम है, एक चिंगारी आएगी और पता लगा एक औरत एक आदमी बन गए, खत्म, कहां एवोल्यूशन हमारा फिनिश। ऐसा नहीं होना है, हमारे ही बीच में एवोल्यूशन हो रहा है और हमारे ही अंदर से हम लोग बढ़ते जाएंगे और नई स्पीसीज जो है इवॉल्व होती जाएगी। और देखते ही देखते जब हम गायब हो जाएंगे, अचानक से कुछ नए मैन आ जाएंगे धरती पे जो हमसे थोड़े से डिफर होंगे, वो होमो सैपियंस सैपियंस ना हो करके वो होमो सैपियंस फ्यूचरलिस्ट होंगे, फ्यूचरलिस्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें। क्या होगा? बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपेंड एंड टेम्परेचर केम डाउन, द गैसेस फॉर्म्ड आफ्टर दैट। यूनिवर्स की बात कर रहा है,
फिर आगे, हाउ मैनी प्रेजेंट इन गैलेक्सीज, स्टार, क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट। सही है ना, 3 हो जाएगा। द गैसेस कवर्ड द सरफेस ऑफ अर्ली अर्थ, तो वो हो जाएगी आपकी अमोनिया, वाटर वेपर और मीथेन। फिर प्रिमिटिव अर्थ पर के लिए कौन सी बात सही है? लो टेम्परेचर नहीं था, हाई टेम्परेचर एंड वोल्केनिक स्टॉर्म, याद है? विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? लाइफ अपीयर्ड अबाउट 400 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, सही है? या द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बन एंड ऑक्सीजन, या वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम मोल्टेन, ये था, ये सही है ना? एंड फेल्ट एज रेन, यानी बारिश के रूप में, पहले भाप बन के उड़ा, बारिश के रूप में वापस आ गया। करेक्ट मैच होना चाहिए, मैच, करेक्ट मैच पेयर, ऑरिजिन ऑफ सेल 2000 मिलियन, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये तो गलत है ही है, क्योंकि 20 अरब था, 28 नहीं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए कौन सी बात सही है? सीधे सीधे दिख रहा है, एक्स प्रोवाइड द आइडिया ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कौन सी थ्योरी प्रोवाइड करती है आइडिया कि आउटर स्पेस से आई है? पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया थ्योरी। मैच पेयर, कौन सा मैच पेयर है? कौन सा मैच पेयर है? लुई पास्चर, लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ये पहला सही है। ओपरिन ने स्पॉन्टेनियस नहीं दी थी, केमिकल एवोल्यूशन दी थी। स्पेंजेनी हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये भी वो थे, पास्चर की तरह सपोर्टर थे, ये भी रेड्डी भी पास्चर की तरह ही सपोर्टर थे। पास्चर के एक्सपेरिमेंट के लिए सही बात कौन सी है? लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट इन द प्री स्टरलाइट फ्लास्क, सही है। एमिनो एसिड वर ऑब्जर्व इन द फ्लास्क दैट वाज ओपन टू एयर, गलत, ये तो इनका नहीं था, स्टैनले मिलर का था, यानी ये पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम द लाइव ईस्ट इन द ओपन फॉर्म, नहीं, लाइव ईस्ट नहीं, किल्ड ईस्ट में ही हो गया था, ओपन वाले फ्लास्क में, गलत हो गया, किल्ड था होना चाहिए। लाइव ईस्ट तो उन्होंने लिया ही नहीं था, दोनों में किल्ड लिया था। फिर लुई पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लुई पास्चर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि लाइफ केवल पहले से उपस्थित लिविंग से होती है, यहां लिख दिया नॉन लिविंग, तो गलत हो गया। तो केवल कौन सा सही हुआ? पहला, ओनली वन दिया भी है। डी क्या है? वैक्यूम, डी क्या है? वैक्यूम, ठीक है। ए क्या है? कंडेंसर। बी क्या है? वो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सही है ना। सी क्या है? ट्रैप, सी क्या है? ट्रैप, तो निकाल लेंगे, हो जाएगा, चूज कर लेंगे इससे। ये कंडेंसर एक ही में आ रहा है, देखो पहले नंबर पे कहां, ये सही है ना, बाकी में पहले नंबर पे आ ही नहीं रहा, देखो सीधे ही हो जाएगा। ये बताइए मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये थर्ड ऑप्शन। स्टैनले मिलर के लिए कौन सी बात सही है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द क्लोज फ्लास्क, सही है। 800 डिग्री टेम्परेचर था, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग था, बल्कि वहां तो एटमॉस्फेयर लिया ही नहीं था ना, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ऑफ अमीनो एसिड, हाँ ये था, यानी कि फर्स्ट एंड 4, ये वाला। The first non-cellular form of life would have been giant molecule like, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ना,
द आइडिया दैट डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये दिया था ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। याद करो केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है देखिए बताइए। ये केमिकल से ही तो लाइफ बनी है। पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल अंडर द सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, चूज करना है, पहला सही है दूसरा सही, दोनों गलत है। देख के बताइए। अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रीसीड्स द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कह रहा है केमिकल इवोल्यूशन में बायोमोलिक्यूल बना था पहले सेलुलर फॉर्म बनने से पहले। सही है, ये बात तो सही है। फिर ऑल अर्ली लाइफ फॉर्म वर ऑरिजिनेटेड इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। सही बात है, ये भी सही है, दोनों सही है, यानी पहला। तो ये मैंने यहां तक करा दिया, कल इसके आगे करेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये वाला।